धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ईवीएम मौजूद होने के बावजूद भी भाजपा घबराई सी क्यों नजर आ रही है। आप जानते हैं जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव ईवीएम से ही होंगे, तो फिर भी भाजपा घबराई सी क्यों नजर आ रही है, मुद्दा विहीन क्यों नजर आ रही है, जबकि बीजेपी ने अपनी तमाम जांच एजेंसियों को भी काम पे लगा दिया है। लोगों का ऐसा कहना है कि ईडी को एक्टिवेट कर दिया है, इनकम टैक्स को एक्टिवेट कर दिया है, सीबीआई को एक्टिवेट कर दिया है, यूपी एटीएस और पुलिस को भी एक्टिवेट कर दिया है। वो मुकदमे दर्ज कर रही है और जगह जगह कार्रवाई कर रही है। उस सब के बावजूद भी बीजेपी घबराई सी क्यों है, डरी सी क्यों है। इसके अलावा गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि चुनाव आयोग पर भी आरोप लगते रहे हैं 2014 के बाद से। कुछ लोग तो चुनाव आयोग को अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय यानी कि ऑफिस भी कहने लगे हैं। तो उसका साथ और सपोर्ट होने के बावजूद भी बीजेपी घबराई सी है। उसके पास लगता है कोई मुद्दे इस दौर में नहीं बचे हैं, जहां किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग लगता है बीजेपी की सत्ता बनवाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी भी चाहती है कि 2022 में उसकी सरकार बन जाए, तभी 2024 में जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता आता है वो आसान हो जाए। तो 3 चेहरों को लेकर आपके सामने कुछ चीजें रखने जा रहा हूं। पहला चेहरा अखिलेश यादव का, दूसरा मायावती का और तीसरा असदुद्दीन ओवैसी। क्या ये जानबूझ के जो है मुद्दे दे रहे हैं भाजपा को, या भाजपा की पिच पर खेल रहे हैं, अनाड़ी पने में तमाम काम कर रहे हैं, वो आप तय कीजिएगा। हमारा काम है चीजों को समेट के आपके सामने रखना। लेकिन बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये एवं ही तो हो नहीं रहा है, ये कोई संयोग तो है नहीं, ये प्रयोग है। हालांकि इस बारे में एक रिपोर्ट मैं आपके सामने पहले भी रख चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था आपको कि अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र क्यों किया, मायावती गठबंधन से दूर क्यों भाग रही हैं, जबकि इसी उत्तर प्रदेश में 2019 में उन्होंने गठबंधन करके एक फायदा उठाया था। 2014 में उनके पास कोई सांसद नहीं था और गठबंधन करके 2019 में लड़ी तो उनके पास 10 सांसद आ गए। और इस बार वो गठबंधन से क्यों भाग रही? क्या इन दोनों को, यानी कि अखिलेश यादव को अपने अब्बा 83 बरस की उम्र में हो गए हैं, दुनिया भर के उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं, सीबीआई के पास पड़े हुए हैं, ईडी के पास पड़े हुए हैं, क्या उनको जेल भेजा जा सकता है? ये डर लग रहा है। या मायावती को लग रहा है कि उन्हें तो जेल भेजा ही जा सकता है, उनके भाई भतीजे को भी जेल भेजा जा सकता है, ये डर लग रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी जो इसमें सबसे बड़ा चेहरा है, वो तो अपनी जमीन तलाशने के लिए निकले हैं। जैसे आप देखिए, गुजराती होते हुए भी नरेंद्र मोदी कहां से चुनाव लड़ते हैं? उत्तर प्रदेश के बनारस से। किस आधार पर लड़ते हैं? कि मैं हिंदू हूं। वही काम असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। हैदराबाद के रहने वाले हैं, लेकिन यहां किस नाम पे अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं? कि मैं मुसलमान हूं और तुम भी मुसलमान हो और मुसलमानों का उद्धार करने के लिए मैं आया हूं। जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो हिंदुओं का उद्धार करने के लिए आए थे। इस कहानी को छोड़ देते हैं, लेकिन जो ताज़ा तस्वीरें उभर रही हैं उनसे आपको एक एक कर रूबरू करा देते हैं कि आखिर ये लोग कैसे बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं या बीजेपी को मुद्दे परोस रहे हैं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, आपको याद होगा कि 19 नवंबर का दिन था, शुक्रवार की सुबह। राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं सच्चे मन से और पवित्र हृदय से माफी मांगता हूं और हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई। हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं, रिपील कर रहे हैं। उसके बाद से ही असदुद्दीन ओवैसी सीए को लेकर सरगर्म हो गए। पहले उन्होंने मीडिया के माइक के सामने, कैमरे के सामने बयान दिया और फिर रही सही कसर उन्होंने बाराबंकी में जाकर पूरी कर दी। उन्होंने कहा कि अगर सीए वापस नहीं लिया गया, एनपीआर या एनआरसी किया गया, तो हम लोग फिर से पूरे देश के अंदर शाहीन बाग शुरू कर देंगे और यहीं से शाहीन बाग शुरू हो जाएगा। बस जो बीजेपी खामोश बैठी हुई थी और उसकी भगवा ब्रिगेड खामोश बैठी हुई थी और उसके भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार खामोश बैठे हुए थे, उन्हें एक मुद्दा मिल गया। उन्होंने पूरी दुकान सजा ली, यानी कि साफ कहा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने उनको जानबूझ के मुद्दा दिया है। लेकिन सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ने मुद्दा नहीं दिया है। कल आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के जो संरक्षक हैं वर्तमान समय में, मुलायम सिंह यादव कई बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका 83वां जन्मदिन था। अबू आसिम आजमी जो मुंबई के, महाराष्ट्र के बड़े नेता माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के, अब आजम खान तो जेल में पड़े हैं, तो कोई तो आजमी चाहिए ना समाजवादी पार्टी को, तो आजमी को एक्टिवेट कर रखा है। उन्होंने भी कहा कि सीएए को वापस लेना ही पड़ेगा, जैसे कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा है। अब इसके बाद मैं कुछ चीज़ें मीडिया के जरिए आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें आपके सामने रखना मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। मायावती की ये खबर देखिए, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के जो बोल बचन आ रहे हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कलराज मिश्रा कह रहे हैं कि कानून दोबारा लाया जाएगा, साक्षी महाराज कह रहे हैं कि भैया बिल तो आते जाते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, फिर ला दिए जाएंगे। इसके अलावा और नेता भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो मायावती जो हैं भारतीय जनता पार्टी को सलाह दे रही हैं
बताइए, इनके सलाह की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। वो कह रही हैं कि अपने नेताओं के बोल बचनों पर रोक लगाएं। तो ये तमाम जो चीजें हैं, क्या ये ऐवे ही हो रही हैं या वाकई में ये लोग भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेल रहे हैं? मैं आपके सामने एक एक कर कुछ चीजें रखने जा रहा हूं। जैसे आज तक का ये दंगल देखिए, इसमें 3 मुद्दों पे बात की जा रही है। ओबीसी के बयान को लेकर बात की जा रही है, इसमें बात की जा रही है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होने देंगे, इसमें बात की जा रही है जो हाल फिलहाल में अभी मुद्दा उठाया गया था सपा द्वारा जिन्ना का, यानी कि अखिलेश द्वारा जिन्ना का। सुन लीजिए एंकर की जबानी। एआईएमआईएम सांसद और नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बाराबंकी की एक रैली में शाहीन बाग का कार्ड खेल दिया। ओवैसी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार पर सीएए और एनआरसी पर दबाव बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में ही शाहीन बाग बनाने की बात की। मुसलमानों से कहा तुम कब जागोगे, जब कयामत आ जाएगी तब। यह भी कहा कि अगर हुकूमत सीएए और एनआरसी का कानून लागू करती है तो हम एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव जिन्ना का महिमा मंडन कर चुके हैं। एआई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में लामबंद होने की बात कर रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव धर्म युद्ध बनता जा रहा है? समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी को अगर फिलहाल इस डिबेट शो में छोड़ दें तो इसमें अहम मुद्दा बनाया गया है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने 2 दिनों तक कानपुर में मंथन किया है, मीटिंग की है। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मीटिंग करने के लिए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। इससे पहले बिरयानी और हलीम कौरमा जो भी खाने के लिए वो जा रहे थे हैदराबाद, जब असदुद्दीन ओवैसी ने वहां पर दस्तरखान सजाया था। उत्तर प्रदेश में क्यों किया गया और इसी दौरान ये मीटिंग करने की क्या जरूरत थी, और इस मीटिंग से निकल के क्या है, इसका क्या कोई जवाब देगा? इस पर अलग से खबर आपके सामने रखेंगे, लेकिन सवाल है टाइमिंग पर और सवाल है जगह पर। अब इसके बाद दूसरा मुद्दा देख लीजिए। जी न्यूज पर कहा जा रहा है कि भड़काऊ भाईजान जो है ओवैसी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तो यह तक कह दिया है कि अगर सीएए एनआरसी वापस नहीं लिया गया तो दिल्ली यूपी में फिर से शाहीन बाग वाला प्रदर्शन करेंगे। ताल ठोक के सवाल ये कि आखिर कानून खत्म लेकिन सियासत नॉनस्टॉप क्यों चल रही है? चुनावी रण इसलिए विवाद का प्रण। वहीं भड़काऊ भाईजान का ये नया प्लान, सीएए बहाना चुनाव निशाना, और चुनाव आया एजेंडा लाया। सुन लिया आपने। अब यहां सोचिएगा कि असदुद्दीन ओवैसी भी बयान दे रहे हैं, अबू आसिम आजमी भी बयान दे रहे हैं, अखिलेश यादव जिन्ना की बात कर रहे हैं, मायावती बीजेपी को सलाह दे रही हैं और कह रही हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। तो क्या ये ऐवे ही हो रहा है या सोचे समझे तरीके से किया जा रहा है, या इतने भोले हैं इन्हें पता ही नहीं चलता कि इनकी बात का मतलब क्या निकल जाता है? आर पार जो न्यूज़ 18 इंडिया का है उसमें कहा जा रहा है भड़काऊ राजनीति के सबसे बड़े सूरमा असदुद्दीन ओवैसी ने चेतावनी दी है कि भीड़ तंत्र बनाकर कानूनों को वापस करवाएंगे। क्या भीड़ तंत्र और धमकी तंत्र के बहाने लोकतंत्र को चुनौती दी जा रही है? भड़काऊ सियासत के सबसे बड़े सूरमा असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि कृषि कानून की तरह सीए को भी अब रद्द कर दिया जाए, नहीं तो उत्तर प्रदेश को हम शाहीन बाग बना देंगे। यानी खुल्लम खुल्ला धमकी। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर पर भी अपना फैसला बदल ले, और ओवैसी ने सिर्फ शाहीन बाग वाली धमकी नहीं दी है, मुस्लिम समुदाय को उकसाते हुए वो कह रहे हैं कि उठो जागो, आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जीना और मरना तो अल्लाह के हाथ में है। आखिर ओवैसी करना क्या चाहते हैं, करवाना क्या चाहते हैं? सुन लिया आपने, यानी कि मुद्दा मिल चुका है और इसी मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी। कल वो गोरखपुर में थे जेपी नड्डा के साथ। वहां उन्होंने कहा कि जिन्नावादियों से होशियार रहने की जरूरत है। भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन मान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, उन स्थितियों में याद रखना, चुनाव बड़ा रोचक होगा।
अब आपने सुना आदित्यनाथ योगी ने जिन्नावादियों का शब्द इस्तेमाल किया, यानी कि वो समाजवादियों को जिन्नावादी कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जिन्ना नाम का शब्द आदित्यनाथ योगी को दिया नहीं गया तोहफे में अखिलेश के जरिए? आखिर अखिलेश को 31 अक्टूबर को अगर किसी शख्सियत का जिक्र करना ही था सरदार पटेल की जयंती के मौके पर, तो मौलाना आजाद का कर लेते, किसी और शख्सियत का कर लेते, मौलाना हसरत मोहानी का कर लेते। जिन्ना का ही क्यों किया गया है, इस पर भी थोड़ा गौर कीजिएगा। अब इसके अलावा इस पूरे मामले में सबसे जबरदस्त रिएक्शन दिया है राकेश टिकैत ने। राकेश टिकैत ने पूरे मामले को भांपते हुए, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको पंक्चर करने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बीजेपी का चाचा है और ये चाचा भतीजे का खेल चल रहा है। चाचा को टीवी पे आके बयान देने की जरूरत नहीं है, वो तो बीजेपी वालों को कह देगा और कानून वापिस हो जाएंगे। सुन लीजिए राकेश टिकैत की जबानी। उनका चाचा है भाई, ये तो चाचा भतीजाओं की पार्टी है, अपना कह दे वो कर लेंगे। ओवैसी तो बीजेपी का चाचा है, उसे टीवी पे कहने की जरूरत ही नहीं, उनको कह देगा, मान लेंगे उसकी बात। आपको लगता है बीच में ना हो यार? हम तो कह रहे हैं कि चाचा भतीजों का मामला है, उनका दोनों का निपटा लेंगे, उनकी घर की बात है ये। क्या राकेश टिकैत सही कह रहे हैं, मामले को सही भांप रहे हैं, या ये मामले को कुछ और रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, या जो मुद्दा धाकड़ खबर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा है कि ये भाजपा की पिचपाल खेल रहे हैं और ये भाजपा के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जानबूझ के मुद्दे दे रहे हैं, ये भी कोई इत्तेफाक है, संयोग है और हम इसको प्रयोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आपकी राय हो बेबाक तरीके से ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।